हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर जी हैं, पूर्व मंत्री प्रिया जी हैं, सारे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, भाजपा साथी भी हैं। और मुझे खुशी है कि आज ये आयोजन जिसके प्रभारी विभोज जी हैं जम्मू में किया जा रहा है। मैं फ्रांस में था, वहाँ इनका टेलीफोन आया तो मैं सुबह दिल्ली पहुँच करके सीधा यहाँ आया, क्योंकि हमारे संगठन का एक अनुशासन भी है और आज देश भर में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी की तर्ज पर हम भी यहाँ लगे हुए हैं। अब क्योंकि सरकार भी इस अभियान के साथ जुड़ी है, संगठन भी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम देश के भिन्न भिन्न शहरों में, कस्बों में, जिला स्तर, मंडल स्तर तक किए जा रहे हैं। उसमें गोष्ठियाँ भी शामिल हैं, संवाद भी है, प्रेस वार्ताएं भी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि और बहुत सारी प्रदर्शनी भी है, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपकी जानकारी में पहले ही आ चुकी भी होगी और बहुत सारी बातें आपको पहले से ही सुनने को मिली भी होगी। इसी तरह से बहुत सारी बातें आपको लगता है कि दोहराई भी जा रही हैं और एक बार फिर से आपको दोहराने के लिए यहाँ पर बैठाया है। तो मैं कोशिश करूँगा not to take the risk of being repetitive and causing boredom, तो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से इस विषय को रखने का प्रयास, क्योंकि मुझे एक ये भी सौभाग्य हासिल रहा कि शुरू से लेकर आखिर तक 11 वर्ष बड़ी नज़दीक से इस सरकार को देखने का अवसर रहा, लगातार निरंतरता के साथ देखने का अवसर रहा। और उस दिन, उस क्षण से आज तक जब पहली बार मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी, तो ये कहानी शुरू होती है 26 मई सन 2014। स्टोरी बिगिंस इन द इवनिंग ऑफ May 26, 2014। और मैंने उस दिन एक छोटा सा ब्लॉग लिखा था, बाइलिंगुअल। मैंने लिखा था कि सांझ की घड़ी थी, लगभग 6:30 का वक्त था और जो जो शाम ढलने लगी, रात के अंधेरे फैलने लगे, तो यकायक अचानक ऐसा लगा मानो सूर्यास्त के समय सूर्योदय हो गया। हजारों लाखों टेलीविजन सेट और उनकी रोशनी से रात को चीरते हुए उजाला हुआ। इतना उत्साह, इतना उल्लास और साथ ही साथ इतनी उम्मीद मोदी जी के आने पर। और कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के भीतर हुआ करते हैं, दरबार हाल में, लेकिन इस बार पार्टी की ओर से ये निर्णय लिया गया था कि अधिक उत्साह था, संख्या बहुत अधिक होगी और खुले आंगन में रखा जाएगा। और उत्साह का विवरण करते हुए मैंने आखिर में लिखा था, व्हाट वी विटनेस टुडे इज सनराइज एट सनसेट, बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी फ्रॉम डिस्पेयर टू होप, फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म। और ये उत्साह, ये उल्लास और ये उम्मीद इसलिए थी कि 2014 से पहले देश हताश हो चुका था, समाज में इतनी ज़्यादा निराशा थी, घोटाले ही घोटाले, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। दूसरे देशों में भारत की प्रतिष्ठा बड़े नीचे स्तर पर चली गई थी। हमारे युवा विदेश में जाते तो अपना परिचय देते हुए संकोच करते थे। उनको बाहर के लोग इस नज़र से देखते कि मानो वो भ्रष्टाचारियों की और चोर चकारों की संतान है। और मोदी जी एक उम्मीद बन करके आए थे, एक नई हवा का झोंका बन करके। और उनके शपथ ग्रहण के बाद 30-35 व्यक्तियों की उस टोली में हम सब भी शामिल थे जिनको शपथ ग्रहण का अवसर मिला। और इस प्रकार से प्रारंभ हुई ये संकल्प की यात्रा और सिद्धि तक पहुंचाने का इसका प्रण। और पिछले 11 वर्ष यदि आप देखते हैं सारे जो पत्रक यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि आजकल ज़माना है तर्क, तथ्य और तुलना का, तो मुझे लगता है कि इसके बाद कोई वजाहत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इतिहासकार इसके पीछे जो की गई कठोर परिश्रम है, वो जो निरंतर प्रयास है, उसके ऊपर भी किसी न किसी दिन विश्लेषण करेंगे कि दिन रात की मेहनत की मोदी जी ने
और जैसे उन्होंने कहा कि ना खुद सोऊंगा ना दूसरे को सोने दूंगा और ना खुद खाऊंगा ना दूसरों को खाने दूंगा। और इसी मंत्र का पालन करते हुए जब सबसे पहली बार वो संसद में आए, इत्तेफाक से मैं भी कॉरिडोर में था जी। अच्छा। तो मैं रास्ता ढूंढ रहा था तो पीछे से आए, बोले क्या डर? मैं कहा साहब मैं पहली बार आया हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, चलो मैं भी पहली बार आया। तो इस तरह का व्यक्तित्व और सामने हम सबके सामने और मेरे भी सामने उन्होंने जाकर के संविधान को सर झुका कर वंदन किया। और फिर अपने पहले संबोधन में जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जो खबरों में छाई कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित। और फिर 2-1 बरस के बाद उसी को एक अलग परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि मैं केवल 4 वर्ग जानता हूँ, गरीब, किसान, महिला और पुरुष। अगर आप ये पत्र देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें से एक एक योजना, एक एक स्कीम, एक एक रिफॉर्म का केंद्र बिंदु या तो युवा है या महिला है या वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब है या किसान है। और इस कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि हम जहां 10वीं दर्जे पर खड़े थे, आज हम पहुंच करके 4थे दर्जे पर आ गए अर्थव्यवस्था के रूप में। तब तो ये पंडित अनुमान लगाते थे जो हमारे इकोनॉमी पढ़ते थे कि और ज़्यादा फिसलेंगे और बहुत जल्द अब तीसरी कतार पर जाने का भी सन 2028 तक अनुमान किया जा रहा है प्रोजेक्शन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है ग्लोबल मापदंड, क्योंकि ये बातें अक्सर नहीं कही जाती, तो इसलिए आपके समक्ष रखने का प्रयास करना। और ये बात मैं नहीं कह रहा, हमारे साथी नहीं कह रहे, पार्टी नहीं कह रही, सरकार नहीं कह रही, बीजेपी नहीं कह रही, दुनिया कह रही। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर हमारा रैंक था 80, आज हम पहुंच गए 39। 11 वर्ष में 41 का उछाल, 41 का जंप। इसी प्रकार स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट तक ना था इस देश में। और मुझे भली बात याद है कि सन 2016 में जब 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने लाल किले से कहा, तो हम भी वही बैठे थे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। तो शाम को बहुत सारे लोगों ने फोन करके पूछा कि इसका अर्थ क्या है। और देश भर में ढूंढ कर अगर स्टार्टअप से तो मात्र 350, आज वो बढ़कर के लगभग 1,70,75,000 हो गए और हम स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पे आके खड़े। और इसके पीछे प्रतिबद्धता भी चाहिए, निष्ठा भी चाहिए, निरंतर प्रयास है। इसी प्रकार स्टार्टअप्स की बात करें तो पेटेंट फाइलिंग रहती है, जो एक मापदंड दुनिया देखती है। हम इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया में 6ठे दर्जे पर, रैंक 6 इन पेटेंट फाइलिंग। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात जो अक्सर इससे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी नहीं कहते, मैं कल भी समझा रहा था कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट नियरली 56% ऑफ द पेटेंट have been filed by resident Indians, अर्थात ऐसे जो जन्मे यहाँ, पले यहाँ, प्रशिक्षित यहाँ हुए, इनोवेशन यहाँ किया, नवाचार यहाँ किया और यहाँ से उनको दुनिया भर के स्तर पर प्लेटफॉर्म पे पेटेंट फाइल करने का मौका मिला। और इसलिए बात कहनी जरूरी है कि हमने वो जमाना भी देखा कि ये लालचा लगाई जाती थी कि हर कोई तो पुराना बाहर गया तो भाई नोबेल प्राइज मिल गया, चंद्रशेखर बाहर गया तो नोबेल प्राइज मिल गया, हिंदुस्तान में रहता तो कुछ भी ना होता। लेकिन आज हिंदुस्तान में सब कुछ देने को था, लेकिन उसके लिए इनेबलिंग माहौल नहीं था, वो अनुकूलता नहीं थी जो मोदी जी ने दी। तो हिंदुस्तान में रहते हुए बिना किसी विदेशी धरती की आस रखते हुए यहाँ से मान्यता प्राप्त करें। डिफेंस में जब ये सरकार आई तो हवाई जहाज तक खरीदने बंद हो चुके थे। आज हमारा निर्यात, हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना ऊपर चला गया है, टू द एक्सटेंट ऑफ 23,622 करोड़। खादी के नाम पर ना कभी किसी को ये तसव्वुर था कि ये भी कोई उद्योग के लिए उपयोग में आने वाला साधन हो सकता है। आज लाखों करोड़ों रुपए का खादी का टर्नओवर है। मोदी जी ने नारा दिया खादी फॉर फैशन एंड खादी फॉर नेशन। आज डिजाइनर कुर्ते बनते हैं खादी में जो विदेशों में जाते हैं, यानी उससे भारत का नाम भी वो साथ रह जाते हैं और भारत को उसकी आमदन भी का भी साधन बनते हैं। अब यदि अगर आप मुझे संक्षेप में पूछें कि मोदी जी के गवर्नेंस मॉडल का हॉलमार्क क्या, हाईलाइट क्या, तो मैं समझूंगा कि उसको अगर सरलीकरण करना हो तो यू कैन कैटेगराइज इट इन 4 क्लासेस। पहला
कि मोदी's governance reforms were not mere governance reforms, they were in fact socio-economic reforms at the same time. यानी जो प्रशासनिक सुधार हम अक्सर कहते हैं सरकारी भाषा में और पत्रकारों की भाषा में, वो केवल सुशासन के तक सीमित नहीं थे, उनका बड़ा दूरगामी सामाजिक और आर्थिक भी प्रभाव था। दूसरी श्रेणी, ये जितनी भी स्कीमें हैं, ये जितनी भी योजनाएं जो आप प्रदर्शनी में देख रहे हैं, इनके पीछे कामयाबी का राज ये कि they were driven by optimum technology. टेक्नोलॉजी का पर्याप्त उपयोग करते हुए उन्हें आगे बढ़ाया गया। अब मैं इसके बाद इसकी मिसाल भी दूंगा इसकी दो। तीसरा, मोदी जी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कल्चर, न्यू वर्ल्ड कल्चर, द कल्चर ऑफ सैचुरेशन राइजिंग अबव वोट बैंक, अर्थात जिस चीज की जहां आवश्यकता वहां पहुंचा दी, जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है वो उस तक पहुंचे, भले उसने वोट दिया हो कि ना दिया। ऐसा कल्चर कांग्रेस के जमाने में ना था। हमने देखा कई मोहल्ले छूट जाते थे जहां से वो कांग्रेस को वोट नहीं मिलता था, वहां पानी की नाली नहीं डालते थे। ये यहाँ जहां बैठे हैं त्रिपुरा नगर से एक बार हमारे पास शिकायत आई थी कि एक मोहल्ला छोड़ दिया गया। और चौथा, फ्यूचरिस्टिक विजन बट रूटेड इन इंडियन इथॉस, यानी आधुनिक साधनों का भरपूर इस्तेमाल करना, परंतु अपनी विरासत के साथ समझौता किए बिना। अब अगर आपको मैं दो तीन उदाहरण दूं, क्योंकि विभोर जी ने हमें अनुमति दी आधा घंटा बात करने की, तो ये बता भी देंगे कब बंद करना है। तो जब मैंने कहा कि सोशो इकोनॉमिक, तो एक अक्सर बात जो कभी जिक्र में नहीं आती, लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहूंगा अगर, कि सरकार बनने के तुरंत बाद 1-2 महीने के बाद जो पहला एक फैसला हुआ था, जिसका बहुत ज्यादा चर्चा नहीं, बहुत ज्यादा मीडिया में भी नहीं आया, वो था कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही एक कुरीति थी, उसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया। डूबियस लीगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कि हर नौजवान को अपने दस्तावेज गेस्टेड अफसर के साथ जाके दस्तखत करवा के अटेस्टेशन करानी। और हम आप जब जिस परिप्रेक्ष्य से आते थे, जब 9वीं 10वीं कक्षा में पहुंचते थे, कहा जाता था कि अटेस्टेशन कराओ, गेस्टेड अफसर के पास जाओ, तो हमें ये नहीं था मालूम रहता कि गेस्टेड अफसर कहाँ उपलब्ध होता है। और कल्पना करता था हमारा बचपना कि शायद 2 आंखें की जगह 3 आंखें होगी और 2 लाख होंगे। और मैंने खुद 11वीं कक्षा में जब मेरे अटेस्टेशन की दिक्कत आई, तो एक बड़े बुद्धिमान सज्जन मिले, उन्होंने कहा साहब सारे कागज हमें दीजिए और साथ में 5 रुपए दीजिए, हम शाम तक आपको अटेस्टेशन करके वापस पहुंचा देंगे। वो 5 रुपए भी हमारे एक मित्र ने दिए। ये कितना दूरगामी, यानी जब मैंने कहा कि दिस ऑल्सो हैज अ सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो वुड यू रियलाइज दैट दिस सिंगल डिसीजन सेंट आउट अ मैसेज दैट लुक हियर, नाउ वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर, नाउ वी हैव अ गवर्नमेंट व्हिच हैज द कैपेसिटी टू ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। जिस देश में 70% युवा हो, यदि आप उन्हें विश्वास ही नहीं करें तो आप अपना देश कैसे चलाएंगे? फिर तो कल आप अपने बच्चों से भी कहेंगे कि मास्टर की मार्कशीट किसी तहसीलदार या डीसी से अटेस्ट करके लाओ। और उसके बाद इत्तेफाक से ये भी मेरा ही विभाग था, डीओपीटी। उसके बाद 15 अगस्त 2015 में लाल किले से मोदी जी ने कहा कि क्या ये इंटरव्यू की प्रथा समाप्त नहीं हो सकती। ये भी अक्सर चर्चा में नहीं आती बात, लेकिन मैं युवाओं की दृष्टि से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती थी कि जिसके 100 हुआ करते थे रिटर्न में, उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता, और जिसका पक्षपात करना होता तो उसे इंटरव्यू 100 लेकर के ले लिया जाता। और मुझे गर्व है कि इससे भी विभाग डीओपीटी का ही जुड़ा था। 3 महीने में मात्र हमने पूरी प्रक्रिया संपन्न की और 1 जनवरी 2016 में आदेश जारी कर दिया गया। इंटरव्यू केवल क्वालिफाइंग होगा, उसके अंक नहीं रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में वो लागू हुआ गवर्नर राज और 370 के हटने के बाद। इसी प्रकार लगभग 1600 ऐसे नियम थे जो हमने हटा दिए। और मैं कहा करता हूं कि अक्सर एट द एंड ऑफ द डे जो ये कहानी सुनाते हैं अपने नाते नातियों को, जब मैं मंत्री था मैंने ये कानून लाया, जब मैं सेक्रेटरी था मैंने ये कानून लाया। मैंने कहा हमारे साथी ये कहानी सुनाएंगे कि जब मैं था तो मैंने ये कानून हटाया।
मैंने अटेस्टेशन से मुक्ति दिलवाई, मैंने इंटरव्यू से मुक्ति दिलवाई। इसी तरह तीसरा, क्योंकि इनको कहा जाता है गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, बट दे आर नॉट मेयर गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, दे हैव लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक रेमिफिकेशन। तीसरा, पेंशन को लेकर के ये कानून था कि अगर कोई तलाकशुदा बेटी है, सिंगल डॉटर है, उसकी अगर पिता का देहांत हो जाता है तो उसकी फैमिली पेंशन उसके भाइयों को मिलेगी, उसको नहीं मिल सकती है उसकी माँ। वो कानून हटा दिया गया, उसको भी बराबर का हकदार बनाया गया। जिस जमाने में हम गुजर रहे हैं उस जमाने के तकाजे को देखते हुए एक और नियम उसके साथ जोड़ दिया गया कि अगर कोई महिला अधिकारी है तो उसको ये भी मोहलत रहेगी कि वो अपने बाद फैमिली पेंशन का हकदार अगर अपने पति के अलावा किसी और को बनाना चाहती है तो वो भी बना सकती है, क्योंकि पहले रिवायती तौर पे यह था कि ऑटोमेटिकली दी हस्बैंड वुड बी द बेनिफिटरी। इसी तरह से एक और कानून जो हमने हटाया, जो सरकारी कर्मचारियों को जिसका एहसास होगा कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु 7 या 10 बरस के भीतर हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं रहता। हमारा ये मानना था कि वही समय है जब उसकी नौजवान बेवा को ज़्यादा ज़रूरत है, उस कानून को भी हटा दिया गया। या तो आप उसको ये चॉइस दीजिए कि भाई अगर तुम मरने जा रहे हो तो फिर तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी, 10 साल जी लो। अगर आपने इफ यू डिड गिव हिम द चॉइस टू डाई, यू हैव नो राइट टू डिप्राइव हिम ऑफ द बेनिफिट देयरऑफ। यानी इस तरह से, और इत्तेफाक से ये तीनों चारों विभाग मेरे साथ जुड़े हैं। 1600 कानून हटा दिए गए। और जहाँ तक महिलाओं की बात करें तो दूसरे विभागों में भी, जैसे महिलाओं का सेना में शामिल होना, सैनिक स्कूल में जाना। और भी कुछ ही दिन पहले किसी ने लिखा कि शायद एक दिन आएगा वी हैव द फर्स्ट वुमन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। महिला पत्रकार तो वही है, बट महिला पत्रकार रिपोर्टिंग ऑफ वुमन चीफ ऑफ स्टाफ। और ये जो हम अनुच्छेद 370 और 35A की बात करते हैं, तो मैंने संसद में भी कहा था कि दिस इज अ मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री, दिस इज अ मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। लेकिन आज ये बात जब मैं बात कर रहा हूँ आपको सोशो इकोनॉमिक रेमिफिकेशन की, तो इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्म। 140 करोड़ के इस देश में एक सूबा ऐसा था जहाँ बेटियों को अपने माँ बाप की जायदाद पर अधिकार नहीं था, और अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने माँ बाप के चुने हुए वर से ही शादी करनी है। अगर वो बाहर कर ले तो वंचित हो जाते हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार, तो एक समानता देकर के दिस ऑल्सो इज एक्चुअली ऑल्सो अ सोशल इकोनॉमिक फॉर्म। जब मैंने बात की कि टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ा गया, तो ईज ऑफ लिविंग से शुरू करें आप। 2014 से पहले कविंदर जी हमारे मेयर भी रहे हैं, इन्होंने भी ज़माना देखा। इनके दफ्तर में कोई आता और सबसे पहले इनके टेबल पर पहले अपना मोबाइल रखता था, ये बताने के लिए कि आई एम अ मोबाइल ओनर, मोबाइल यूजर। और अभी आप तक नहीं पहुंचा, मेरे पास है। आज देश में 116 करोड़ मोबाइल यूजर है, और सिंगल मोबाइल में भी यूज बाय मोर देन वन, अर्थात 140 करोड़ के 140 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। आज हमने दिखाना भी हो तो कोई किसको दिखाए। ये इक्विटेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, ये भी इसी सरकार में, ये है ईज ऑफ लिविंग में टेक्नोलॉजी। इसी तरह आयुष्मान भारत के जब आपने लगभग 40-41 करोड़ कार्ड बांटे, तो क्या आपने कभी ये सोचा? क्योंकि मैंने कहा कि दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं भी मीडिया से जुड़ा रहा हूँ तो जल्दी बोर हो जाते हैं लोग, क्योंकि घर से प्रश्न लेके आए होते हैं तो इन्होंने वो पूछने का इंतजार होता है। तो इसलिए कुछ ऐसी बातें जो अक्सर नहीं आती चर्चा में। दिस इज द फर्स्ट एवर health insurance scheme in the world which insures you for pre-existing disease। अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करने जाए तो आपका पूरा जांच होती है। अगर आपको हार्ट की बीमारी, तो हार्ट के लिए इंश्योरेंस नहीं मिलती, लेकिन यहाँ अगर आज कैंसर का पता चलता है, कल जाइए इंश्योरेंस करवाइए, आपको कैंसर का भी खर्चा मिलेगा, किसी और इंश्योरेंस स्कीम में से नहीं। तो दिस वॉज यूजिंग टेक्नोलॉजी। और इसी तरह डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसका प्रदर्शनी में भी जिक्र है, आज उसका इन्फोग्राफिक बीजेपी हैंडलों में भी चला, इत्तेफाक से वो भी मेरा ही विभाग था। हर साल हमारे बुजुर्ग को अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता था, जो हमें लगा कि मानवीय है। मैं तो चाहता था कि वो खत्म ही कर दिया जाए, लेकिन फिर बैंक वालों ने कहा कि कहीं इसका दुरुपयोग भी हो सकता है अगर हम खत्म कर दें।
मरने का सर्टिफिकेट तो लेते थे, क्योंकि जब हम अस्पताल में काम करते थे तो मर जाता तो रिश्तेदार को फ़ोन आता कि भाई आते आते डेथ सर्टिफिकेट जरूर ले आता। हमें लगा कि वॉज नॉट अ वेरी ह्यूमन प्रैक्टिस, तो उसको बायोमेट्री के साथ जोड़ दिया गया, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट। और अब जो ये एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में लाइफ स्पैन बढ़ने लगा तो 75-80 बरस की उम्र के बाद हाथ की लकीरें भी विश्वसनीय नहीं रहती, तो वी वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर जनरेटिंग लाइफ सर्टिफिकेट। इसमें ऐप है, मात्र उसमें चेहरा देखिए अपने कैमरे में और 50-55 सेकंड के भीतर आपके बैंकर के पास आपके जिंदा होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स है उनका ये मानना है कि हम 142 दर्जे पर खड़े थे 2014 में, आज हम कम हो गए 63 दर्जे में आ गए। सो वी आर 63rd रैंक इन दी वर्ल्ड, और वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। वो भी इसलिए कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, क्योंकि हमारे यहाँ गेस्टेशन टाइम बहुत हुआ करता था। अगर एक ने किसी ने लाइसेंस प्राप्त करना है, कोई अनुमति प्राप्त करे, अप्रूवल्स ले लें तो महीने लग जाएगा। इसी तरह ईज ऑफ एजुकेशन एंड ईज ऑफ साइंस की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके साथ जोड़ दिया गया 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको ये समझ होगी, जब एक थीसिस करने का वक्त आता था तो किताब उपलब्ध नहीं होती थी। हमारा गाइड कहता है कि फलां किताब लाइए, तो किताब लानी कहाँ से, बहुत महंगी होती। लाइब्रेरी में जाइए तो कहते थे कि दूसरा स्कॉलर लेंगे। आज सब कुछ ऑनलाइन है। जर्नल्स की हालत थी कि कुछ जर्नल्स को एक साल सब्सक्राइब किया जाता है, दूसरे साल दूसरे को, बिकॉज इतना बजट नहीं रहता था। अब 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको तमाम के तमाम जर्नल ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ईज ऑफ एग्रीकल्चर, आज का किसान वो पुराने जमाने का किसान नहीं रहा, आज ही इज एग्रोक्रैट, एग्रो टेक्नोक्रैट, एग्रो एंटरप्रेन्योर, एग्रो स्टार्टअप। वो ड्रोन के जरिए सिंचाई करता है, ड्रोन के जरिए खाद इस्तेमाल करता है, ड्रोन के जरिए कीटाणुनाशक दवाइयाँ, और सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये फैसला करता है कि कौन सी फसल उसको होनी है, कौन सी नहीं। तो ये सारा टेक्नोलॉजी। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि चेंज ऑफ वर्क कल्चर कन्वर्टिंग इनटू सैचुरेशन कल्चर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान तामीर हो चुके हैं और 4 करोड़ लोग बनाने की योजना है। मैं प्रभारी रहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद में, मोहल्ले के मोहल्ले जिन्होंने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, कभी बीजेपी को वोट, हमने उसके वीडियो भी चलाए सर, एक एक मकान पक्का बन गया। और मैं उनको पूछता था हंसते हंसते कि मकान मिला, वोट नहीं डाला था, तो वो मुस्कुरा के जवाब देते। यानी वोट किसको डालना है, किसको नहीं डालना है, ये हमने छोड़ दिया नागरिक के विवेक पर। हमारा फर्ज था उस तक पहुंचना जिसको हमारी जरूरत है। इसी तरह उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ गृहिणियों के घर पहुंचा, ये ना पूछा कि धर्म क्या है, जात क्या है, किस पार्टी को वोट देते। मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, कभी किसी देश में कहाँ यहाँ पर कभी रेडी वाले की चिंता नहीं की गई थी। या तो उसको धक्का मार के साइड में कर दिया जाता है, या फिर पुलिस वाला चलान करता है उसके लिए। और 13,781 करोड़ रुपए अभी तक वितरित कर दिए गए। जल जीवन मिशन के तहत 50% घरों से बढ़कर के 80% घरों तक नल का पानी पहुंचाया गया। और अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो 99% कनेक्टिविटी का यहाँ चार्ट मैंने देखा। रोड कनेक्टिविटी इन दी कंट्री 99% हो गई। लेकिन उसमें ये बात जोड़ दे कि हमारे उधमपुर का जिला पिछले 5 साल से पहले 3 दर्जे में है इन PMGSY रोड्स, ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में। और वंदे भारत हमारे यहाँ 136 है, उसमें से 3 तो यहीं पर चल रही है, जम्मू कश्मीर। पहली जब वाराणसी चली तो उसके फौरन बाद जो दूसरी चली वो दिल्ली से कटरा की, और फिर कटरा से दिल्ली। और जब ये कहा गया कि उधमपुर कठुआ भी होनी चाहिए तो वो भी की। और कनेक्टिविटी की बात जम्मू के वहीं से करना कोई ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि हाल ही में इतना बड़ा काम हुआ कश्मीर घाटी को देश और दुनिया के साथ जोड़ने का। मैंने उस दिन कहा था कि एक ऐसा सपना साकार हो रहा है जो कभी देखा ही नहीं था, एक ऐसे ख्वाब की ताबीर जो कभी देखा ना था। ख्वाब तो सब देखते, लेकिन ये ख्वाब ही नहीं देखा था कि कश्मीर घाटी हम कभी रेलगाड़ी से जाएंगे। और ये है एक नया वर्ग। और इथॉस का मैंने जब कहा कि वाइल बीइंग फ्यूचरिस्टिक ऑल्सो बीइंग रूटेड इन द इथॉस, उसकी सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। आप अगर कश्मीर में पश्मीने का काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में
लखनऊ में चिकनकारी का काम करते हैं, मुरादाबाद में बर्तनों का काम करते हैं, किश्तवाड़ में बिन्ने बनाने का काम करते हैं। तो आप भी काम करिए, अपने मुल्क की तहजीब को जिंदा भी रखिए और उसी हुनर के ज़रिए अपनी जीविका कमाने का साधन भी है। सरकार उसके लिए लोन भी देती है, टूल्स के लिए पैसे भी देती है और ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है। उल्टा ट्रेनिंग हासिल करने के लिए फीस देनी पड़ती है, यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए फीस दी जाती है। क्योंकि मैंने जब भी यूपी की बात कर रहा था तो वहाँ पर कई बुजुर्ग हमसे कहा करते कि साहब ये हुनर हमारे साथ ही चला जाएगा, क्योंकि बच्चों में इसको रोज़गार का कोई जरिया नहीं। और इसलिए कुछ एक ऐसी अब प्रैक्टिसेस मैं बताऊँगा आपको जिनको विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है इन 11 वर्षों में। सम ऑफ दी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस एमिनेटिंग इन द लास्ट 10 years। उनमें से एक है हमारा जन धन योजना, जिसका भी आपने देखा 55 या 56 करोड़ लोग नए खाते उसमें जोड़ दिए गए। और पहले जाके 50% लोगों के पास खाते होते थे, आज 80% खाते हो गए। कभी किसी को गुमान ना था कि हिंदुस्तान में हो पाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा स्वभाव ही नहीं था खाता खोलने का। मैं जानता हूँ जब लड़कपुर में हमारे यहाँ पर एक पूरे मोहल्ले में एक मैनेजर साहब थे, खोसला साहब, किसी बैंक के मैनेजर, जब उसको देखते लगता किसी दूसरी दुनिया से आए हुए एंजल, किसी के पास खाता ही नहीं था। हमने भी तब खोला जब सरकारी नौकरी में पता चला कि खाता खोलना होता है उस देश में। और उसका नतीजा आपने देखा, कोविड में किसी को पेमेंट में विलंब नहीं हुआ किसी को। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस ऐसी है कि जिसका विश्व स्तर पर यूएनओ की कॉन्फ्रेंसेज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी मिसाल दी जा रही है। रुपए डेबिट कार्ड 27 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और स्वामित्व योजना, जिसका एक बार कार्यक्रम मोदी जी ने यहाँ 2022 में किया था। क्योंकि ये बातें चूंकि मैंने कहा कि मैं दोहराऊंगा नहीं कुछ हटके। यू कैन डू दी मैपिंग ऑफ योर फार्म, योर हाउस, योर लैंड ड्रोन के माध्यम से, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आपको पटवारी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। और जब पल्ली गांव पूरी तरह से उसमें शामिल हुआ तो मैंने पहला मीडिया वालों ने कहा कि आपका क्या रिएक्शन पहला, मैंने कहा मेरा पहला ये क्या पटवारी का क्या होगा, आपने उसको बेरोजगार कर दिया। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इसी तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 44 लाख करोड़ रुपया लोगों तक पहुंचाया गया कोविड के दौरान भी। और उसमें बचत जो ही है पिलफरेज की वो अलग, इसकी भी मिसाल दुनिया में दी जाती है। और मैं चश्मदीद गवाह हूँ क्योंकि मैं उनको रिसीव भी करता हूँ। मंगोलिया से, भूटान से, म्यांमार से, अफ्रीका से डेलीगेशंस आ रहे हैं इन मॉडल्स को स्टडी करने के लिए हिंदुस्तान में। इसी तरह से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसी मैंने अभी बात की जो उपयोग करी, वो भी एक दुनिया के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस की गई। सीपी ग्राम्स हमारा एक AI जनरेटेड ग्रीवेंस सेल है, इत्तेफाक से उसके साथ मैं ही जुड़ा हूँ। एक ज़माना था सन 2014 में पूरे देश भर से शिकायतों की संख्या थी 2 लाख, सिर्फ 2 लाख। आज बढ़कर के हो गई 26 लाख। जब मैंने मीडिया के आगे ये बात की तो एक मीडिया वाले ने शरारत की, बोले इसका मतलब आपके खिलाफ शिकायतें बढ़ गई। तो मैंने कहा इसका जवाब आज से 150 साल पहले बाबा गालिब दे गए थे। उन्होंने लिखा था कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे। शिकायत वहाँ की जाती है जहाँ पता है कि उसका जवाब मिलेगा, वहाँ नहीं की जाती जहाँ उम्मीद है ना। कहता है ना गई तेरी बेरुखी न गई, हम तेरी आरज़ू ही खो बैठे। तो 4-5 दिन दौड़ता फिर कहता है वो किसी और का रास्ता ढूंढो। हम वी वर प्रॉम्प्ट, वी फॉलो टाइम लाइन। 60 से 65 दिन औसतन सरकारी दफ्तर की शिकायत के निवारण का दिन का ड्यूरेशन मानी जाती थी 2014 में। आज 95% डिस्पोजल होता है एक हफ्ते के भीतर और एवरेज 12 दिन। और सारे प्रदेशों को जोड़ दिया गया। ये सीपी ग्राम जिसको कहते हैं, सेंट्रल पोर्टल फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग, ये भी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर माना जा रहा है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको कभी दुनिया संजीदगी से नहीं देखती। ये कुछ एक चीज़ें चार्ट में नहीं है, उसको भी मैं जोड़ रहा हूँ। वी वर नेवर टेकन सीरियसली एज फॉर आवर हेल्थ केयर प्रैक्टिस। या कोई बीमार भी पड़ जाता तो 3-4 दिन वो कोशिश करता, धागा बांधना, फांडा करना, ये करना, वो करना, फिर ठीक हो जाता तो वहाँ का शीघ्र नहीं ठीक होता तो पिछले जन्म का कर तो होम मेड प्लेसिबोस। तो कंट्री विच वॉज नॉट टेकन
seriously for therapeutic health or for curative healthcare is now being accepted as a leader of preventive healthcare. दुनिया को सबसे पहला कोविड का DNA वैक्सीन हिंदुस्तान से आया और 30 देशों को घेर किया। और उसके बाद अभी 2 ही वर्ष पूर्व HPV वायरस वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए जो नौजवान युवतियों में पाया जाता है, हिंदुस्तान में उसके बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस पाई जाती है, वो भी विदेशों को हमने ही दिया। और इस तरह से अब सिलसिला वो शुरू हो चुका। और एक और बेस्ट प्रैक्टिस है हमारा प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट। इस देश में सारा काम सरकार पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन हमने न केवल प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया बल्कि उसको एंगेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म बनाया, इंटरफेस बनाया। जैसे स्पेस में इन स्पेस बनाया गया और बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोरैक बनाया गया, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सर्च एप्लीकेशन काउंसिल, यानी जो रिसर्च हुआ है बायोटेक्नोलॉजी उसको कैसे इंडस्ट्री के साथ जोड़ना, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ कैसे आप पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं, उसका मॉडल भी हिंदुस्तान ने दुनिया को दिया है। अब इससे हट करके अगर आप बात करेंगे सिक्योरिटी की, तो उसमें बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सामने चार्ट तो है ही, ऑपरेशन सिंदूर, जो आपने एक नैरेटिव बदला फ्रॉम बीइंग रिएक्टिव टू एक्टिव, और पहली बार सेनाओं को ये स्वतंत्रता दी गई टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर विजडम, बेस्ड ऑन देयर डिस्क्रिप्शन, बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। उनको दिल्ली से आदेश लेने की जरूरत नहीं रही। और अगर आप भीतरी देखें, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस डाउन बाय नियरली 64%। लेकिन जो बात नहीं कही जाती वो ये है कि हमारी फॉरेन आउटरीच सिर्फ कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में नहीं रहे, पीस टाइम में भी हमारे यहाँ से जो फोरकास्ट डिजास्टर का जाता है, चाहे बारिश का, फ्लैश फ्लड्स का, अर्थक्वेक का तो नहीं होता, ये साइक्लोन्स का, फ्लड्स का, उसकी जानकारी नेपाल को भी हमारे यहाँ से जा रही, म्यांमार को भी हमारे यहाँ से जा रही, मंगोलिया को भी हमारे यहाँ से जा रही, बांग्लादेश को भी हमारे यहाँ से जा रही। बल्कि सन 2016 में मोदी जी के आदेश पर एक सार्क सैटेलाइट छोड़ा गया एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू दिस पर्पस। पाकिस्तान की बदकिस्मती के उसने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, तो वो उस जानकारी से वंचित। तो यानी आवर पीस टाइम आउटरीच ऑल्सो इज देयर इन प्लेस। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण इन 11 वर्षों में बात हुई कि हमारे वो कुदरती सरमाए जिनको ना कभी देखा गया, ना कभी तलाशा, उनको एक्सप्लोर करने का एक प्रयास शुरू हुआ। अब हम 10 में जैसे चौथे दर्जे पहुंचे, चौथे से तीसरे जाएंगे, दूसरे जाएंगे, पहले जाएंगे। कभी आपने सोचा कैसे होगा वो वैल्यू एडिशन कहाँ से होगी? अगर मैं घर जा करके अपने परिवार को कहता हूँ कि अगले महीने तक मैं 1 लाख करोड़ लेकर के कमाऊंगा, तो क्या वो मेरे घर वाले नहीं पूछेंगे कहाँ डाका लगाना है या कहाँ से रिश्वत लानी है? तो कभी आपने सोचा कि वैल्यू एडिशन कहाँ से होगा? वो वैल्यू एडिशन इन्हीं सोर्सेज से होगा जो पहली बार मोदी जी के आने के बाद एक्सप्लोर किया जाए। उसमें से एक स्पेस सेक्टर, इतना महत्वपूर्ण सेक्टर जो बिल्कुल बंद पड़ा था, बंद दरवाजे में, गोपनीयता के पर्दे में, जब उसको प्राइवेट सेक्टर में खोला गया 3-4 साल के भीतर। और स्पेस इकोनॉमी वाज आल्सो ऑलमोस्ट डिसमल, टुडे इट इज $8 बिलियन, और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि अगले 8-9 वर्षों में 5 गुना बढ़ के इट विल बी $45 बिलियन एंड an important component of the future economic growth of India। स्टार्टअप में एक स्टार्टअप 1 डिजिट हुआ करते हैं, 300 से अधिक हो गए। हमारा दूसरा सेक्टर बायोटेक्नोलॉजी का, अक्सर ये बात कही नहीं जाती थी, लेकिन दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि the next industrial revolution is going to be biotechnology driven, just as the last industrial revolution was IT driven in 1990s। क्योंकि there is going to be a paradigm shift in business and trade from manufacturing to regeneration cycles, to recycling processes, to genetically developed products। एनिमल फ्री मिल्क मार्केट में आ गया, एनिमल फ्री मटन मार्केट में आ गया। जब दुनिया बढ़ेगी तो कहाँ उतने पशु रुकेंगे, और जिसके पास उसकी व्यवस्था होगी उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एंड वी आर अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने बायो E3 पॉलिसी लाई, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट। और आपको ये भी जानकर के खुशी होगी, क्योंकि पत्रकारों को उसकी ज़रा खबर लगाना आसानी हो जाती है रेडियो के बेस पर, कि शुभांशु शुक्ला को भी हमारे ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने वो किट्स उपलब्ध करवाई हैं जिनसे उन्होंने वहाँ पर जाकर के प्रयोग करने हैं। एटलीस्ट 6 सेट्स ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कि इंसान वहाँ रहता है बहुत लंबी देर तक तो उसकी मसल डिस्फंक्शन होने लगता है, उसको कैसे बरकरार रखना।
या वो निरंतर कंप्यूटर को देखता है तो उसको कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं उसकी जहनियत पर, या फिर उसके फिजियोलॉजी और उसके फिजिकल प्रोसेसेस में क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर वाटर बेयर एक बड़ा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, तो वहाँ पर स्पेस में या जीरो ग्रेविटी में क्या रिएक्शन रहेगा, या अगर कहीं उगाना हो कोई बीज तो कैसे उगाया जा सकता है साइरोबैक्टीरिया। तो ये इन 4 एस्ट्रोनॉट्स में से केवल और केवल शुभांशु शुक्ला के जिम्मे ये काम होगा, ना दूसरे अमेरिकन के जिम्मे, ना पोलैंड वाले के और ना हंगरी वाले के। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो दुनिया कल करने वाली है वो आज हमने करना शुरू कर दिया। दीज आर दी सेक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू ऐड वैल्यू। तीसरा हमारा मैरीन सेक्टर, 11,000 लंबा हमारा समुद्र तट है, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हमारा एम्पावर्ड इकोनॉमिक जोन है सी का। वी आर दी ओनली कंट्री विच हैज़ अ ओशन नेम्ड एज इंडियन ओशन। उस दिन ऑस्ट्रेलिया से एक डेलीगेशन आया था तो मैंने उनसे कहा कि यू हैव अ कंट्री कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, यू हैव अ आइलैंड कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, यू हैव अ कॉन्टिनेंट कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, बट यू आर सराउंडेड बाय द ओशन, इट इज नॉट कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन ओशन। तो मैंने कहा इसलिए कि हमारे पूर्वजों को गुमान था कि इसके अंदर कितनी संपत्ति छिपी हुई है, मेटल्स, मिनरल्स, फिशरीज, बायोडाइवर्सिटी। उस दिन एक ब्यूरोक्रेट बैठे थे, मैंने कहा एक ज़माना आएगा आपको जो इलीगल माइनिंग का यहाँ जम्मू में चर्चा हो रही है, आपको इलीगल माइनिंग इन दी सी उसको चेक करने के लिए अलग सेक्रेटरी बनानी पड़ेगी। और पहली बार इस तरफ नजर जा रही है। अगले साल हमारा एक सबमर्सिबल आदमी नीचे लग जाएगा 500 फुट तक इत्तेफाक से, वो भी डीप ओशन मिशन मेरे साथ ही जुड़ा। डीप ओशन मिशन और बायोटेक्नोलॉजी दोनों विभाग के साथ मेरा संबंध है। मोदी जी ने 2 बार इसकी घोषणा 15 अगस्त के दिन की ताकि नागरिकों में इसकी जागरूकता पैदा हो सके कि कितनी बड़ी संपत्ति है जो छिपी हुई अभी तक दिखी नहीं थी। और मैक्सिमम सी बेड डेप्थ रहती है लगभग 5000 किलोमीटर। और हमारी कोशिश रहेगी कि जिस दिन हमारा गगनयान जाए साल 2027 की शुरू उसी वक्त एक हिंदुस्तानी नीचे जाए। सो 1 इंडियन ह्यूमन इन दी स्पेस, 1 इंडियन ह्यूमन इन दी सी बेड टू एक्सप्लोर बोथ दी एवेन्यूज जो अभी तक नहीं तराशेगी। ये होगी हमारी वैल्यू एडिशन। और अगला अनएक्सप्लोर्ड एरिया जो आपके करीब का हिमालय का रोमा मिशन, वो भी इसी सरकार में शुरू हुआ 3-4 वर्ष पहले, जिसका नतीजा ये 3 साल से ज़्यादा लेवेंडर के स्टार्टअप्स और एक नया एवेन्यू ऑफ एग्री स्टार्टअप। ये भरम भी जाता रहा कि अगर आपको स्टार्टअप होना है तो आपको PhD करनी है या आपको IT होना पड़ेगा। ये जो हमारे भद्रवाह वाले स्टार्टअप्स हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं की, क्योंकि दरकार है, पैशन दरकार है, जुनून दरकार है। यू हैव टू बी अ गुड लर्नर एंड एप्टीट्यूड फॉर टेक्नोलॉजी। और इस तरह से, क्योंकि अब आपसे भी बात सुननी है, कुल मिलाकर के दिस हैज़ रिजल्टेड इन राइज इन द सेल्फ एस्टीम ऑफ अ कॉमन सिटीजन एंड राइज इन हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो मैंने कहा कि सन 2014 में अपनी वार्ता शुरू करते हुए कहा था कि हताश हो चुका था इतना देश कि हमारा युवा बाहर जाता तो अपना परिचय देने में संकोच करता। आज हमारा युवा बाहर जाता है और कहता है आई एम एन इंडियन, तो उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। बर्लिन जैसे शहर में मैं गया तो 12 फूड रेस्टोरेंट हमारे बच्चों ने खोले हुए, स्टार्टअप्स। तो क्योंकि मैं इन्हीं बच्चों से मिलता हूँ, ज़्यादा इन्हीं से सीखने को मिलता है। बुजुर्गों के साथ मिलो तो मेरे भी साल गिनने लगते, अपने भी गिनते, फिर पार्टी वालों को सुनाते तो और मुसीबत कि कितने साल हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि बच्चों 12 फूडलेट्स, तो इतने तो यहाँ हिंदुस्तानी रहते ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव मच ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो वो हंसने बोले कि सर ये हिंदुस्तानियों को खिला के थोड़ी चल रहे हैं, तो वे तो अंग्रेज़ों को खिला के चल रहे हैं। तो मैं कहा बच्चों आपने तो अंग्रेज़ों का भी टेस्ट बदल दिया। यानी आर स्टार्टअप्स ऑल्सो हैव एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो ये, और मेडिकल वालों से बात की तो वो कहते हैं कि हाँ साहब हमारे पास तो फ्राइडे के बाद हम हिंदुस्तानियों को ही इंगेज करते हैं, बच्चों को, क्योंकि बाकी लोग तो चले जाते हैं कहीं समुद्र के किनारे। ये प्रतिष्ठा जो हमारे युवाओं को देश के भीतर और देश के बाहर मिलने लगी, ये इन्हीं सब बातों का नतीजा है जो अब हम पहले 20-25 मिनट में कर रहे थे।